मार्केट का माहौल नेगेटिव है, लेकिन इस नेगेटिव माहौल में एफआईआईज और डीआईज दोनों किसी कंपनी को बाय करें, उस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए और वहां पर कुछ टेक्निकल पैटर्न्स हो, तो उसे वॉच लिस्ट में लेना तो बनता है। तो ऐसे ही 4 कंपनीज जिनको हम अपनी वॉच लिस्ट में ले रहे हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं कि इनको मैं वॉच लिस्ट में क्यों ले रहा हूं, इसके पीछे के लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन बाद में होगा जब इनमें कुछ वापस रिव्यू देखा जाएगा। अभी फिलहाल की डेट में ऐसा कुछ है नहीं, बट वॉच लिस्ट में लिया जा सकता है। तो इन इंटरेस्टिंग स्टडी के लिए आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, हमारे नाम पे कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले या हमारी सर्विसेज के डिटेल के लिए आप सिर्फ इसी नंबर पे संपर्क करिए, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। अगर आपको वहां से कोई कॉन्टैक्ट आता है तो प्लीज बोलिए कि आप इस नंबर से संपर्क करवाइए, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। हमारे नाम पे फ्रॉड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे काफी हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आपके खाली इतना ही काम करना होगा। आपके हाथ में ये चीज है कि आप इस नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सअप करके ही कंफर्मेशन ले, और फिलहाल ऐसा कोई ट्रांजैक्शन ना करें। अब चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। यहां पर हमने बात करी है 4 कंपनीज जहां पर एफआईआईज डीआईज के डाटा अच्छे हो, यानी कि इंक्रीज हो रही हो दोनों की स्टेक, अच्छे रिजल्ट्स हो और वहां पे टेक्निकल पैटर्न हो। तो इनको कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट करता हूं। देखिए लंबी लिस्ट है, काफी बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे अभी तक 88 स्टॉक्स जो है वो आ गए हैं, क्योंकि रिजल्ट आते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले 38 थे, अभी 88 तक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने काफी कंपनीज की लिस्ट बनाई है, जहां पे मैंने क्राइटेरिया डाला हुआ है कि सेल्स पिछले साल से अच्छी हो, EBITDA अच्छा हो, नेट प्रॉफिट, ईपीएस हो, और प्रमोटर डीआईआईज और एफआईआईज की होल्डिंग में चेंज हुआ हो। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग और चेंज डालूं तो बहुत कम कंपनीज का नाम हो जाता है, और वो 1-2 कंपनीज ही बचती है, क्योंकि तीनों की बाइंग आनी मुश्किल है। कई कंपनियों में प्रमोटर एफआईआईज और डीआईज को बेचते हैं, तो हम एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग को एनालाइज करके देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनीज को हम देख सकते हैं। सबसे पहला नाम यहाँ पर आपके सामने है, जो मैंने सेलेक्ट किया है, दैट इज केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। अगर आप देख सकते हैं इसको, मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा। लुक एट दिस, अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें, हैव अ लुक एट दिस, यहां पर देखिए इसको। यस, तो ये कंपनी है केवल किरण क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपने सुना तो है, बट आपको पता नहीं है कि वो इंडियन ब्रांड ही है और इंडियन कंपनीज के है। लोमैन P3G इंडियन ब्रांड है, किलर इंडियन ब्रांड है, और इसका ईजीज है वो इंडियन है, और इंटीग्रिटी ये सारे KKCL के अंडर आते हैं। तो आइए इस कंपनी के डाटा को समझते हैं। हम इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जा रहे, लेकिन काफी अच्छी एनालिसिस हमें करनी है, तो हमें रिजल्ट्स को सबसे पहले समझना होगा कि ये इस क्राइटेरिया में क्यों आया है और मैंने इसको क्यों अपनी वॉच लिस्ट में लिया है। ध्यान से देखिए, लास्ट ईयर जून में सेल क्या थी और इस ईयर जून में सेल क्या हुई है। सो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी भाई। पीछे अगर देखो तो जून का ट्रेंड इतना ही रहा है, इससे अच्छी ज्यादा सेल नहीं आई है, तो सेल बहुत अच्छी मानी जाएगी जून की। ओपीएम 18% का 18% है, दैट इज गुड, थम्स अप फॉर दैट। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें 25 करोड़ है और पीछे वो 32 करोड़ था, तो ये चीजें हमें नोटिस करनी है कि आपकी सेल में जंप आई है, आपके नेट प्रॉफिट में जंप आई है, जो हमें ध्यान देनी होगी। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए ध्यान देने वाली बात होगी। अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए 151 करोड़ की सेल पे 28 करोड़ का यहाँ पे ओपीएम था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ पे 42 करोड़ था। उसके बाद में क्या हुआ भाई, आपका ये हो गया अदर इनकम का पार्ट, फिर आपका हो गया इंटरेस्ट, फिर हो गया डेप्रिसिएशन। अभी अगर आप इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को देखेंगे तो ये इसके ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं। फिर अगर आप नोटिस करना चाहें तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पर 28 करोड़ का प्रॉफिट था, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर भी 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। उसके रीजन क्या है कि भाई ये एडजस्टमेंट्स हुए हैं, और यहां पर 42 करोड़ से 32 करोड़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे डेप्रिसिएशन ज्यादा है और थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ गई है। लेकिन हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा माना जाएगा। अब आइए जरा आगे चलते हैं, इसको देखिए, यहां समझिए इन्वेस्टर्स के अंदर, यहां पे देखिए क्या हुआ है भाई, प्रमोटर्स की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ी बहुत बढ़ाई थी, मामूली सी बढ़ाई है उन्होंने, 74.26 से 74.28% करी जनवरी से मार्च के बीच में। और एफआईआईज यहां पे लगातार कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। डीआईआईज को देखें तो वो भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहे हैं, इवन 3 नहीं 4 क्वार्टर से वो लगातार बाय कर रहे हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि 3-4 क्वार्टर से वहां अगर लगातार बाइंग आ रही है, वो क्या सोच रहे हैं। अगर पब्लिक के ऊपर आए तो पब्लिक को ज्यादा पसंद है नहीं है शेयर, सिर्फ 35,000 लोग हैं जिनको इस कंपनी के बारे में पता है, जो इस कंपनी में फिलहाल इन्वेस्टेड है, ऐसा हमें डाटा देख के पता चलता है। अब आइए जरा इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है उसको जरा नोट करिए। तो यहां पर हमने इसका टेक्निकल चार्ट जो है वो ओपन किया, इसको जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। हिस्टोरिकल डाटा समझने के लिए पहले मंथली चार्ट पे चलेंगे। यहां पे क्या हुआ है भाई, इतना कंफर्म हो गया एफआईडीआई बाइंग, रिजल्ट अच्छे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। अब आओ जरा हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो 2000 ये वाला जो पार्ट है 2015 का, 15 के बाद से 20 तक एक लगातार डाउन ट्रेंड था। उसके बाद में इसकी कहानी चेंज हुई और इसने एक अच्छे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स को बना के दिए। अभी जो है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर
830 वाला स्टॉक जो है वो लगभग 420 रुपए तक आ गया था, 420-30 तक। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50% करेक्ट तो वो कर चुका है। आफ्टर 50% करेक्शन वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को काटने की अटेम्प्ट कर रहा है। मंथली चार्ट पे भी आपको दिख जाएगा, लुक एट दिस, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, पहले सपोर्ट बना हुआ था और अब यही रेजिस्टेंस जोन बन के सामने आ रहा है। तो इसके ऊपर जाना यानी एक ट्रेंड को एक्सेलरेट करने वाली बात हो सकती है, तो इसका हम ध्यान में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। वीकली कन्वर्ट करें, सो इफ यू लुक एट द ट्रेंड, सो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होने की कोशिश कर रहा है। क्या डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है? नहीं, डाउन ट्रेंड से भी साइडवेज में आया है। अगर साइडवेज से इसको अप ट्रेंड को प्रूव करना है तो ये जो बेयर्स का अटैक है इसको खत्म करना है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर वो बेयर्स का अटैक टेक्निकल लैंग्वेज में खत्म माना जाता है। तो ये आपको समझ आ गया कि इसके ऊपर बुल्स जो है इसको वॉच लिस्ट में रख रहे हैं और ऊपर रिव्यू करेंगे। डेली कन्वर्ट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, मार्केट की सिचुएशन को नोटिस करिए क्या है पिछले 1-1.5-2 महीने से, और इसकी सिचुएशन को देखिए पिछले 1-1.5-2 महीने से क्या है। और अब ये बेयर्स का अटैक नलीफाई होगा अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है। तो अगर होता है तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बड़े रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट माना जाएगा एज पर द टेक्निकल लैंग्वेज। अगर आप ये देखें तो ये प्राइस जो है वो लास्ट जनवरी के अंदर आए थे, जनवरी 2025, एंड यहां पे अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है। अगर ये सितंबर में, अक्टूबर में, कभी भी, मुझे नहीं पता कब होगा, जब भी ये होगा तो ये मोर देन 8-9 मंथ्स का एक ब्रेकआउट माना जाएगा एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है, नीचे जो सपोर्ट बनेंगे वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हुए नजर आ सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो हमारे ध्यान में होनी चाहिए और इसको हम अपने रडार पे लगा सकते हैं। एफआईआई बाइंग, डीआईआई बाइंग, गुड रिजल्ट्स ध्यान में रखना है। चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड यहां पर हमारे सामने जो नाम आ रहा है दैट इज अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। इसको जरा एक बार नोट करिए, डिफेंस प्लेयर है, आप ऐसा कह सकते हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अगर स्टॉक की पी और आरओई आरओसी को देखूं तो मेरे को जस्टिफाई वैल्यूएशन नहीं लगते, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं कि ऐसे वैल्यूएशंस क्यों मिले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहां रिजल्ट्स के ऊपर आइए। अब जरा रिजल्ट्स को देखिए, यहां पे क्या हुआ है, कंसोलिडेटेड डाटा करेंगे ताकि हमें पूरा रिजल्ट दिखे। यहां पे देखिए, जून में 91 करोड़ की सेल थी लास्ट ईयर, और अभी की डेट में कितनी आ रही है भाई? अभी की डेट में आ रही है 134 करोड़। तो एक जबरदस्त ग्रोथ है। मार्जिन 25% से 31% हो गए। किसी भी कंपनी के जब ओपीएम बढ़ते हैं तो मार्केट बहुत अच्छी वैल्यूएशन उसको देता है। ओपीएम बढ़ना बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि टॉप लाइन बढ़ गई तो बॉटम लाइन बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। आगे समझिए, यहां पे नेट प्रॉफिट 8 करोड़ का था जो 18 करोड़ का हो गया है। 2x से ज्यादा का नेट प्रॉफिट हुआ है अगर देखा जाए। प्लस यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिली है। हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स बढ़ना क्या होता है? मार्जिन्स बढ़ने की वजह से आपके नेट प्रॉफिट अच्छे हैं, जबकि आप 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट 148 करोड़ पे दे रहे थे, 161 करोड़ पे 16 करोड़ का दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ लो मार्जिन। मार्जिन जैसे ही बढ़े आपके नेट प्रॉफिट पे बहुत अच्छी इंपैक्ट देखने को मिली। इन्वेस्टर्स के पॉइंट पे चलिए, यहां पर आइए, इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, अब इसको जरा देखिए। यहां पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो खाली करी। ये देखो, -5% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कर दी, लेकिन वो गई किसके पास है? एफआईआईज ने 7% कर दिया और डीआईआईज ने यहां पे 1.61% होल्डिंग कर दी। दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग घटी है यहां पे। इस शेयर में 3 लाख लोगों का फिलहाल इंटरेस्ट है, आप ऐसा कह सकते हो, जो डाटा से हमें नजर आ रहा है। लेकिन इन्होंने बेचा है और एफआईआई ने रियल में अभी एंटर किया है। नया एंट्री एफआईआई कब हुआ है? पीछे अगर आप देखेंगे, पीछे यहां से एफआईआई ने एग्जिट ले लिया था जून 2024 में। उसके बाद अब जून 2025 के अंदर उनकी एंट्री हुई है। टेक्निकल पैटर्न्स पे चलते हैं, वहां और क्लैरिटी मिलेगी कि यहां पे क्या हो रहा है। इसको जरा आप समझने की कोशिश करिए। अपोलो माइक्रो सिस्टम, अगर हम यहां देखें, अपोलो माइक्रो सिस्टम हमने सेलेक्ट किया। लुक एट दिस। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। मैंने भी ले रखा था, बाद में हमने बेचा है इसको। अब आइए देखिए यहां पे क्या हुआ था। लुक एट दिस, ये हम जूम करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, ये एक प्राइस थे ये वाले जो 2023 के थे, 2023, हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे 2023। ओके, उसके बाद में यहां पर इसका ब्रेकआउट आता है, लगभग आप कह सकते हैं 2 साल के बाद में, 2 साल से ऊपर ही हो गया था। उसके बाद एक स्विंग बना और इस स्विंग में हमने भी इसमें कुछ काम किया था। अब ये वापस आ रहा है, सो दिस इज लाइक अ रीटेस्टिंग। लेकिन इसमें एक जोन बन गया है, ये वाला और ये वाला। इसके ऊपर जाना इसके लिए ट्रेंड को वापस एक्सेलरेट करेगा, वरना इसमें फिलहाल कोई ट्रेंड बनने की संभावना नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि अभी ट्रेंड नहीं है, उसकी संभावना ऊपर है। इसको एक बार वीकली कन्वर्ट करते हैं और मंथली देखते हैं, फिर बात करेंगे आगे क्या करना है। सो दिस इज द मंथली डाटा। अब इसको नोट करिए, यहां पे मंथली चार्ट पे ये था नवंबर 2023 और यहां पे ब्रेकआउट हुआ था मई 2025 में, और हमने इसकी बात भी करी थी उस टाइम पे। तो नवंबर से मई के अंदर, नवंबर 2023 से मई के अंदर लगभग 2 साल के आसपास का आप समय कह सकते हो गया था। ऑलमोस्ट 2 साल का समय हो गया, 1.5-2 साल का। ब्रेकआउट हुआ, स्विंग बना, नीचे आया, दिस इज लाइक रीटेस्टिंग। अब मंथली चार्ट पे फिलहाल कोई ऐसा नजर नहीं आता पैटर्न जो इसको बुलिश बताए, लेकिन डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे ये जो लाइन ऊपर लगी हुई है, ये एक
रेजिस्टेंस जोन को इंडिकेट करती है। इसको वीकली पे कन्वर्ट कर लीजिए, इजी दिखेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर पिछले 3-4 वीक से 1 2 3 4 4 वीक से इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रहा। यही रेजिस्टेंस पहले एक माइनर सा सपोर्ट वर्क कर रहा था। सो यहां पे प्राइस एक्शन इस पॉइंट पे हो चुके हैं 6-7 बार, जो कि इंपॉर्टेंस बताते हैं इसकी। अब इसको जरा यहां समझने की कोशिश करिए। डेली चार्ट पे चलते हैं, यहां देखिए इसको, डेली चार्ट क्या बोल रहा है, ये आपको और क्लैरिटी में ले जाएगा। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट डेली चार्ट पे हुए हैं रिसेंट में। कब से? अभी से भाई, जुलाई से अगस्त के बीच में, यानी 1 महीने के अंदर 6 अटेम्प्ट्स हुए हैं और नीचे में ये सपोर्ट बना है। अगर कोई इसको बुल अपनी नजर से देखेगा तो कब देखेगा? वॉच लिस्ट में अब लेगा, लेकिन रिव्यू कब करेगा? जब ये यहां पर टाइम पास करके इसको वापस क्रॉस करता है तो वो इसको रिव्यू करेगा, नीचे वाले सपोर्ट को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के अपनी लाइन मार्क कर सकता है और देखेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। मैं अपनी वॉच लिस्ट में रख चुका हूं। सो दिस इज द सेकंड चार्ट जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट है। बात करते हैं अब थर्ड की, इसको जरा यहां देखिए। थर्ड वन इज शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो ये आ गया हमारे सामने शंकरा का डाटा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट में बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर आशीष कचोलिया, उनकी भी होल्डिंग है, लेकिन काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा। अब जरा ध्यान से देखिए, स्टॉक का पी आरओसी आरओई ठीक ठाक कह सकते हैं। यहां पर आते हैं और रिजल्ट्स को अगर एक बार रिव्यू करें, क्योंकि हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं बट रिजल्ट्स को देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स रहे हैं, तो हम यहां पे चलें तो एक इंटरेस्टिंग डाटा यहां पे भी है। जून की सेल देखिए, लास्ट ईयर 1290 करोड़ और अभी 1640 करोड़ से ऊपर, तो एक अच्छी ग्रोथ है, तो वैल्यूएशन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। 3% के मार्जिन 4% हो गए, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। कई क्वार्टर अगर मतलब 10 क्वार्टर को भी देखें तो सबसे ज्यादा मार्जिन मेंटेन हुआ है। 1% बढ़ना सीधा 16 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा। 59 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट 32 करोड़ हो गया, जो कि 16 करोड़ था। तो प्रॉफिट कितने हो गए? 16 से 32 करोड़ के हो गए। ग्रोथ सीधी ही डबल है, तो मार्केट वैल्यूएशन देगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें होगी। 6 रुपए का ईपीएस अगर 13 रुपए का ईपीएस बदलेगा तो मार्केट वैल्यूएशन तो देगा। यहां पे इन्वेस्टर्स पे आइए, यहां क्या हुआ है ध्यान से देखिए। यहां पे प्रमोटर्स और यहां पे FII का डाटा ध्यान से देखना। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है, कितने % से होल्डिंग बेची है? 49 से 40 करी है, लगभग आप कह सकते हो कि 8-9% होल्डिंग बेची है। किसके पास गई है? पब्लिक के पास नहीं, पब्लिक की तो खुद बिकी है, तो गई किसके पास है? ये गई है FIIs और DIs के पास में। तो इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज करी है और यहाँ इनकी होल्डिंग इंक्रीज होते ही अगर आप चार्ट पे जाएंगे अभी पता चलेगा वहां पे रिएक्शन आने शुरू हो चुके थे ऑलरेडी। ये 39% की होल्डिंग है पब्लिक की, और इस पब्लिक में नाम अगर देखना चाहें मिस्टर आशीष कचोलिया, जो कि पहले इसको होल्ड करते थे, अभी इनका नाम जो है वो शायद इस लिस्ट का पार्ट नहीं है, और एक मुकुल महावीर अग्रवाल जो पहले इसको होल्ड करते थे, अब इन्होंने शायद 1% से अपनी होल्डिंग को कम कर दिया है, ताकि क्योंकि इनका नाम अब लिस्ट में नहीं आ रहा है। अब आइए यहां पर चलते हैं, इसके टेक्निकल पैटर्न पे देखते हैं वहां क्या नजर आता है। इसको जरा नोटिस करिए, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट हम यहां पे टाइप करते हैं, ये हमारे पास आ गया शंकरा बिल्डिंग का डाटा। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है। पहले वो लॉन्ग टर्म वाली चीजें देख लो कि कहीं भी कुछ भी लेना इज नॉट लॉन्ग टर्म। अब जरा इसको समझ लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ था। 2000 ये जो टॉप लगा है 17 में लगा था, उसके बाद से स्टॉक 90% चला गया, ये ध्यान में रखिएगा। इतने साल का कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन था 2018 से अभी तक चल रहा था 2025 तक। बीच में मैंने भी इसको एक बार परचेस किया था, यहां पर किया था, उसके बाद मेरा एसएल हिट हुआ तो मैं यहां निकल गया। नहीं निकलता तो इतनी लंबी मुझे डाउनफॉल देखनी पड़ती। वापिस ऊपर आया है, अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, ना मैंने लिया है क्योंकि मेरी नजर नहीं पड़ी। अब आइए जरा इसको देखें, यहां पर क्या हो रहा है मंथली चार्ट पे। ये एक जोन आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द जोन, जो कि 2018 दिसंबर का है और ये हम 2025 में खड़े हैं, तो लगभग 6-7 साल हो गए हैं। 7 साल बाद तो ये भाव वापस मिले हैं, यानी एक ट्रेंड तो बन रहा है। FIIs DIs की बड़ी एंट्री होना ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ ट्रेंड है और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए गुड थिंग, जो कि हमें नोट करनी है। तो यानी ट्रेंड एक्सेलेरेट करने के लिए यहां रेस्ट लेना है, रेस्ट के बाद यहां से इसके ऊपर क्रॉस होता है, ट्रेंड एक्सेलेरेट हो सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद टेक्निकल ब्रेकआउट देखा गया है, तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखा जा सकता है। बट अगर मैं यहां आऊं बिना रेस्ट के अगर ये कुछ करेगा तो मैं शायद इसको नहीं देखूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक अभी ये रिजल्ट वाले डे की कैंडल थी, रिजल्ट वाला वीक जो था उसकी कैंडल थी, इतना नीचे इतना ऊपर किया। अभी इसको रेस्ट की जरूरत है, काफी ज्यादा चल चुका है, इस घोड़े ने एक रेस जीत ली है। अब एक रेस जीत लिया, आप दूसरी रेस में ले जाओगे सीधा बिना इसको रेस्ट कराए तो शायद दूसरी ना जीत पाए। तो एक रेस ये जीत चुका है, अब इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, रेस्ट मिल जाएगा तो फिर अगली रेस में इसको पार्टिसिपेट किया जाएगा। और यहां पर डेली चार्ट पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये रेस कैसे रही है। अब इसको जरा देख लीजिए, ये रेस ऐसे चली थी, अब इस रेस के बाद में क्या है, थोड़ा रेस्ट चाहिए, थोड़ा रुक जाओ भैया, 2-4-5 हफ्ते साइडवेज हो जाओ, गिर जाओ, जो करना है वो कर लो, फिर नया ट्रेंड बनाओ, तो हम यहां पे तुमको रिव्यू कर लेंगे। समझ में आया? सो दिस इज द थर्ड डाटा, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट देखा जा सकता है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अगेन रिमाइंडिंग, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, मार्केट ऐसा ही है।
है। अब मेरा मैं एक बताना चाहूंगा मैंने यहां पर क्यों लिया था। आप देख रहे होंगे इतना बड़ा एक कंसोलिडेशन था, आपको दिख रहा है वाला कितना अच्छा कंसोलिडेशन था। जब इसने इसको काटा यहां पर तो मैंने एंट्री करी थी, फिर उसने डबल टॉप बनाया और यहां पर नीचे आके उसने इंडिकेशन हमें दिए थे कि निकला जा सकता है। मैं इसको जूम करता हूं, यहां पर देखिए, इसको वापस जूम करते हैं, ध्यान से देखिए इसको जरा। ये देखिए इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इस जोन का, लेकिन डबल टॉप लग के नीचे आके इसने पूरा काम खराब किया, पैटर्न खराब हुआ। तो यहां पर हमारी सोच ये थी कि बुलिश रहेगा, लेकिन इधर हमारी सोच बदल गई। क्यों? दिख गया था कि वो डबल टॉप लगा के नीचे की सरनी शुरू कर रहा है। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझना होगा, और ये तभी हो सकता है जब आपने वेव्स को सीख रखा हो। इसीलिए मैं कहता हूं जब आप वेव एनालिसिस को समझते हैं तो आपके दिमाग में चीजें बैठती है। यहां पे कोई आपको बता भी देगा ना कि कुछ ले लो, तो आप होल्ड कैसे करोगे? और या फिर आप होल्ड ही करते रह जाओगे उसको, अगर आपको पता नहीं है कि निकलना कहां है। बिकॉज एंट्री इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एग्जिट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एंट्री, क्योंकि आपको एग्जिट समझ में आना चाहिए कब निकलना है और उसको डील कैसे करना है। तो अगर हम यहां पे नहीं निकले होते तो हमारी हालत भी खराब होती। तो हम इन चीजों को नोट करके चलते हैं और ध्यान में रख के चलते हैं। अब आइए जरा यहां पर इसको शंकरा बिल्डिंग को अपनी वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। अब चलते हैं फोर्थ कंपनी के ऊपर जो काफी इंटरेस्टिंग है। यहां देखना, इसने भी सालों से रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ अब होने जा रहा है। यहां पे हम चलते हैं एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसको जरा देखिए, आरओसी आरओई को देखते हुए पी ठीक ठाक कह सकते हैं, कोई बहुत अट्रैक्टिव प्राइस भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आइए, यहां जरा नोट करिए, यहां कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई है। पिछले साल 155 करोड़ की सेल, 33% मार्जिन एंड 35 करोड़ इज द नेट प्रॉफिट। नाउ लुक एट दिस, 186 करोड़ की सेल, 30% मार्जिन था, ओपीएम घटा बट सेल बढ़ गई, ओवरऑल आपका पी&एल बैलेंस हो गया। होने के बाद आपके नेट प्रॉफिट्स में काफी अच्छी जंप देखने को मिली है, 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये भी एक ग्रोथ का साइन है। और अगर आप देखेंगे 42 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिया था यहां पर दिसंबर 2023 में, उसके बाद में अब आया है लगभग 1.5-2 साल बाद में। तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग इन चीजों को देख रहा है। यहां पे आपके मार्जिन्स जो वो घटे जरूर है, लेकिन सेल बढ़ गई तो आपके प्रॉफिट पे उतना फर्क नहीं पड़ा, उल्टा प्रॉफिट बढ़ के ही आया है। तो इस तरीके से चीजों को देखा जाएगा। अब आइए इसके इन्वेस्टर्स के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिए इन्वेस्टर्स में क्या हुआ है, प्रमोटर्स ने यहां पे पिछले 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है। 2 क्वार्टर पहले इन्होंने होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा दी थी। अगर एफआईआईज की बात करें तो पहले उनकी होल्डिंग देखिए 11-12% थी, अचानक से उनकी होल्डिंग जो है कितनी जबरदस्त हो गई, 23% की होल्डिंग हो चुकी है। तो इतने एफआईआईज की एंट्री क्यों हुई है वो सोचने वाली बात होगी। डीआईएस की बात करें तो उनकी होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो पिछले 1, 2, 3, 4 4 क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए यहां पर 8.45 हो चुकी है, तो इनकी भी होल्डिंग बड़ी है। पब्लिक की बात करें तो होल्डिंग काफी कम हो गई, 36% से सीधी 25% के लगभग हो चुकी है। और ये एक तरीके से बैलेंस किया गया है। आप चीजों को अगर समझते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है तो आपको समझ आएगा। अगर आप इसके इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो बहुत चीजों को बैलेंस किया जाता है, वो बैलेंस है। 67,000 लोगों को इस कंपनी में के बारे में पता है, वो अभी शेयर होल्डिंग में यहां बैठे हुए हैं। टेक्निकल पैटर्न्स पे आइए, इंटरेस्टिंग डाटा है, इसको जरा देखिए। नाम टाइप करते हैं एडवांस एंजाइम, और इसको जरा आप नोट करिए। सो लुक एट दिस इज द एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज। इसको जरा एक बार और नोट करिए, यहां पर क्या हो रहा है। हम पहले मंथली चार्ट करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो बैठा दूं कि कुछ भी लेकर लॉन्ग टर्म नहीं बैठा जाता, बाय एंड होल्ड फॉर एवर। ये देखो तभी वर्क करता है जब पैसा अथाह हो। अथाह पैसा है तो करो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना सिस्टम से चलो, काम तभी होंगे भैया। यहां पे देखो, सो स्टॉक 2016 में जिस प्राइस पे था आज तक उसी प्राइस के लगभग ये कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये बीच में अप डाउन्स लगे हैं, सो दीज आर स्विंग्स, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट वेव्स। ओके, अब इसको जरा ध्यान से देखिए। यहां पर अभी आप देखेंगे, नोट करेंगे तो पता चलेगा आफ्टर अ गुड करेक्शन, जो कि करेक्शन स्टार्ट हुआ था 570 रुपए से, स्टॉक कहां तक आ गया, 260 रुपए से नीचे आ गया। 570 से 260 तक आ जाना, आप खुद सोच के देखो, 50% से ज्यादा, खत्म कहानी। अब ये इस जोन को बार बार टच कर रहा है, यहां पे हुआ है, पीछे यहां पे प्राइस एक्शन था 1, 2, 3, अभी 3 महीनों में 3 बार इस पॉइंट पे प्राइस एक्शन हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो ट्रेंड एक्सेलेरेट होगा कि नहीं होगा वो मुझे आप बताइए। लेकिन हाँ, एफआईआईज ने वहां पे होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और अगर टेक्निकली सपोर्ट मिल जाए तो बुल्स के रडार पे तो है ही, वहां पे रिव्यू जरूर हो जाएगा। अभी तो काफी नीचे है उस पॉइंट से, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर बुल्स के ऊपर रिव्यू होगा, तो ये ध्यान में रखा जा सकता है। वीकली कन्वर्ट करते हैं, वीकली आप चार्ट देखेंगे। सो एक डाउन ट्रेंड के बाद क्या हम ये कह सकते हैं अप ट्रेंड है? नहीं, डाउन ट्रेंड के बाद में दिस इज लाइक अ डेड कैट बाउंस बैक। अब जो अटैक हो रहा है दैट इज बेयर्स अटैक, और अब इसको काट के जब ऊपर जाएगा तो बेयर्स का अटैक जो है वो नलीफाई किया जाएगा बुल्स के द्वारा। ओके, समझ आया? सो ये पैटर्न है, यहां पे ये पॉइंट जो है ये कटना बहुत जरूरी है ताकि ट्रेंड एक्सेलेरेट हो। तब तक हम ट्रेंड एक्सेलेरेट नहीं मानते हैं एज पर द टेक्निकल लैंग्वेज। समझ में आया? और इसी पॉइंट को अगर पीछे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 4 वीक, 1, 2, यहां पे 5 और 6, 7, 8, और
8 बार इसमें यहाँ पे अच्छे खासे प्राइस एक्शन हुए तो रडार पे रखा जाए अगर ये पॉइंट कटे तो। क्या फिलहाल हमारे कोई काम का है या कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे है? ये कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं है जब तक कोई नया पैटर्न नहीं बनता। अगर ये यहां से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में, सिर्फ मेरा डिसीजन मेकिंग पॉइंट यहां पे आएगा कि मुझे करना क्या है। कन्वर्ट कर देते हैं डेली चार्ट पे। अगेन आप ध्यान से देखिए, अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट नहीं है, बस वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकता है और वॉच लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। फिलहाल ये वॉच लिस्ट पॉइंट पे है, कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं है। पॉसिबिलिटीज आर हायर कि ऐसे आ जाए या फिर इस टाइप से जाए, जैसे भी करे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। खाली वॉच लिस्ट में लगाया है, यहां पे अलर्ट लगा दिया, इसके ऊपर आएगा तो देखेंगे, क्योंकि तभी ट्रेंड फर्दर एक्सीलरेट माना जाएगा, तब तक ट्रेंड को एक्सीलरेट में हम नहीं मान सकते। तो ये 4 कंपनीज थी जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है और मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अगेन रिमाइंड कराना चाहूंगा, एज पर द सेबी गाइडलाइंस एंड एज पर द यूट्यूब पॉलिसीज। तो ये आप ध्यान में रखिए, इनको नोट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, ताकि आपके ध्यान में आ जाए कि हमें करना क्या है और किस टाइप से हमें डिसीजन लेने हैं। अलर्ट लगे रहेंगे तो आप उस टाइम पे इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए और रेगुलर वीडियोस चाहिए और मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हर मंथ 1 से 2 वीडियो रेगुलरली आपको मिल सकते हैं मेंबर्स ओनली। तो अगर आप चाहें तो पार्ट बन सकते हैं और अगर ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए, जहां पे आप मेरे साथ 1-to-1 जुड़ के सीख सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए और जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं। हमारी टीम आपको सारी डिटेल भेज देगी। और अगर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने फॉलो नहीं किया है, हमारे हैंडल्स चाहिए, फेक हैंडल से या फ्रॉड से बचना चाहो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, प्लीज शेयर सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी टीम आपको भेज देगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और वेब एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।